एथी लूकस से कहती है तो इसका मतलब है कि वो जेंट की तरफ जाएगा, तो जेंट खतरे में है, हमें उसको बचाना चाहिए। तो एम्पर कहता है फॉर्मर एम्पर और एथांथियस उनके दरमियान में रिलेशन क्या है और तुमने उसका नाम क्यों लिया, मुझे अभी बताओ। तो एथी कहती है वो एथांथियस उसने तो फॉर्मर एम्पर को पोजेस किया हुआ था। और एम्पर कहता है तो फिर उसने इस आदमी के साथ भी यही किया। एथी कहती है हाँ बिल्कुल। एम्पर पूछता है उन दोनों के दरमियान कॉमन चीज़ क्या थी। लूकस कहता है उनके दरमियान कुछ कॉमन नहीं था, लेकिन उन दोनों ने डार्कनेस को पोजेस किया हुआ था, जैसे जलन, गुस्सा, दोनों में एक चीज़ ये कॉमन थी। और एथी कहती है मैंने आपको पहले नहीं बताया, लेकिन फॉर्मर एम्पर जब उसकी बॉडी पोजेस हुई तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और उसका लूकस की तरफ गुस्सा उसको इवल स्पिरिट में कन्वर्ट कर गया। और मेरे माना एक्सप्लोजन के पीछे भी वही था और उसने ही अंकल से सारे क्राइम करवाए। लूकस कहता है ये कितनी जल्दी एक्सप्लेनेशन दे रही है, पता नहीं एम्पर को समझ भी आई होगी या नहीं, ये समझा या नहीं समझा। और एम्पर कहता है मजिशियन मुझे जवाब दो। तो लूकस कहता है हाँ जी मैजेस्टी पूछो। तो वो कहता है ये नहीं समझा। एम्पर पूछता है जिसको एथांथियस ने पोजेस किया हो उसकी बॉडी पे क्या असर पड़ता है। तो लूकस कहता है मतलब ये समझ गया। वो कहता है वो दोनों पर्सनैलिटीज़ इकट्ठी हो जाती हैं। तो एम्पर कहता है तो इसका मतलब है उसने ये सब कुछ अपनी मर्ज़ी से किया था। एथी कहती है डैड जल्दी चलें, हमें एथांथियस को ढूंढना होगा ताकि वो जेंट के पास ना जाए। तो लूकस कहता है तुम उसके लिए इतनी प्रोटेक्टिव क्यों हो। एथी कहती है क्या। तो वो कहता है तुम हमेशा उसकी तरफ नाइस थी। एथी कहती है क्योंकि हम दोनों सिमिलर हैं। तो वो कहता है कैसे। तो एथी कहती है हम दोनों ही मदर्स के बगैर बड़ी हुई हैं और हमारे फादर्स हमारे साथ नहीं थे। हालांकि जब मैं 5 साल की थी तो मेरे साथ मेरे डैड थे। और वो कहती है मैं तो पहले ही इनको बता दिया था। एथी कहती है मैं तो अपना राज खोने वाली थी। और वो कहती है इसलिए हमें जल्दी जाना चाहिए। और एम्पर वो शौक से स्पीचलेस हो चुका था। एथी कहती है जब भी मैं जेंट को देखती हूँ तो मुझे अपनी पुरानी लाइफ की याद आती है। और लूकस कहता है लेकिन मुझे एक चीज़ तंग करी है कि वो तो पहले ही मरा हुआ है, उसकी बॉडी को हम कैद कर सकते हैं लेकिन मार नहीं सकते। तो एथी कहती है फिर क्या। तो वो कहता है उसे फॉर्मर एम्पर की बॉडी के साथ ही सील करना होगा। एथी कहती है हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो जेंट के डैड हैं। और लूकस कहता है जब कोई इंसान मरता है तो उसकी बॉडी वर्ल्ड ट्री की तरफ वापस चली जाती है, लेकिन कुछ रूहें वो वापस रह जाती हैं। जैसे तुम्हारी मोम की रूह थी, लेकिन वो अच्छी रूह थी, लेकिन ये अभी तक यहाँ है। और जब तक लोग में जेलसी और गुस्सा रहेगा वो किसी ना किसी को अपना शिकार बनाता रहेगा। और बेस्ट सोल्यूशन यही है कि हम उसे हमेशा के लिए सील कर दें। सीन चेंज होता है और वहाँ टेबल पर खाना था और फॉर्मर एम्पर जेंट वहाँ बैठे थे। ऐसी कहती है मुझे पहले ही लगा था कि एथांथियस मेरे अंकल की बॉडी में जाएगा, लेकिन क्या ये खाने का वक्त है। लूकस कहता है लगता है ये कूल बनने की कोशिश करें, हमें भी कूल बनना चाहिए। तो फॉर्मर एम्पर कहता है बहुत दिनों बाद मिले क्लॉड। और एम्पर दिखा जाता है जिसका कपड़े बदलते हैं और वो फॉर्मल यूनिफॉर्म में आ जाता है और वो दोनों आमने सामने बैठे थे। एम्पर पूछता है तुम जिंदा हो तो ये एथांथियस की वजह से है। तो वो कहता है उसे कैरेक्स कहो। एथी कहती है ये दोनों बातें क्या कर रहे हैं और मुझे बैठना चाहिए या फिर नहीं बैठना चाहिए। तो एम्पर कहता है ये टायरिंग नहीं था, तुम एक चूहे की तरह छुपते फिर रहे थे। तो वो कहता है हाँ इस पूरी दुनिया में मैं छुप सकता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं छुप नहीं पाया। तो वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। एथी कहती है ये तो घूरने का कंपटीशन हो रहा है। और फिर वो लूकस और एम्पर को देखती है और कहती है लूकस ने तो एक बैरियर लगा दिया है और मुझे पता है कि वो कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन वो आराम से क्यों बैठा हुआ है, वो कुछ कर क्यों नहीं रहा है। क्लॉड का भाई कहता है तुम ये छोटी सी बातें करने आए हो मेरे साथ, तुम आगे बढ़ के मुझे मार क्यों नहीं देते, वैसे भी तुम पहले ही मुझे मार चुके हो तो दूसरी बार ये करना आसान होगा। एथी कहती है तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, तुम डैड को गुस्सा क्यों दिला रहे हो। एम्पर कहता है ठीक है मैं वैसे भी ये करने वाला था। और वो हमला करता है और तब वहाँ पे धमाका होता है और वो जेनेट के आगे था। और एम्पर कहता है मुझे हमेशा से शक था। और फॉर्मर एम्पर वो जेनेट को महफूज किए हुए था। एम्पर कहता है मुझे पहले लगा था तुम ये सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हो, बचपन में मुझे लगता था तुम मेरी तरफ सिंसियर हो, लेकिन ये तुम्हारी सुपीरियरिटी थी। और जब तुम तब्दील हुए तो मैंने दूसरों पर ना भरोसा करने की कसम खा ली, लेकिन बाद में मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई और मुझे लगा कि ब्लैक मैजिक यूज़ करना ही आखिरी रास्ता बचा है। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई और वो एथी को याद करा था। और वो कहता है लेकिन अपने भाई से मेरा एक आखिरी सवाल है, तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है जैसे तुम मौत के लिए भीख मांग रहे थे और तुम खुद चाहते थे कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं, लेकिन मुझे खुद शक था कि तुम मेरे हाथों से मरे भी हो या फिर नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता था तुम्हारा कोई और मोटिव है और तुम्हें ज़िंदगी की तरफ वापस आते हुए मुझे लगता है तुम्हारा प्लान वो कामयाब नहीं हुआ। ऐसी सोचती है मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन क्या अंकल ने खुद जानबूझकर अपने आप को मरवाया था और उन्होंने अभी जेनेट को महफूज किया, तो इसका मतलब है वो उसकी परवाह करते हैं। तो उसका भाई कहता है असल में मैं हम दोनों को दूर नहीं करना चाहता था, मैं उस इवल स्पिरिट की टेम्पटेशन में आ गया था, लेकिन मैं तुम्हें अपना राइवल समझता था। फिर भी मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरफ बहुत ज़्यादा चेरिश करता था, लेकिन जब उसने मुझे काबू किया तो मैं उसकी तरफ आ गया और तुम्हारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। और वो आगे बढ़ते हुए कहता है क्लॉड, और कहता है मुझे पता है बहुत ज़्यादा देर हो गई है, लेकिन क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो। और तभी वहाँ पे धमाका होता है। एथी कहती है डैड, और एथी खांस रही थी। लूकस कहता है क्या तुम ठीक हो। और वो कहता है
मैन, तुम तो बिल्कुल पागल हो, तुम हम सबको मारना चाहते थे। और वो लोग एक साइड पे खड़े थे और जेनेट वो नीचे गिरी हुई थी। एथी कहती है ये अभी हुआ क्या उसने जेनेट को फेंका? तो लूकस कहता है वो इस कमीरा को एक टाइम बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। जेनेट के पास ज़्यादा माना नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास इंपीरियल ब्लड लाइन है, इसलिए वो इसे एक बॉम्ब की तरह इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए वो इसको अपने करीब रख रहा था। एथी कहती है मैं सोच रही थी वो बात करना चाहता है, लेकिन ये तो बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन है, शायद जेनेट ने यही कहा था और ये वही है जो मुझे और डैड को नुकसान पहुंचा रहा था। लूकस कहता है मैं इससे निपट लूँगा। तो एम्पर कहता है हाँ तुम्हें मेरी परमिशन है। एथी कहती है पहले तो एक कल की वजह से हमने इसको काबू कर लिया था, लेकिन अब ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। वो जेनेट को संभालती है, कहती है क्या तुम ठीक हो? जेनेट कहती है हाँ। तब लूकस वो मुंह बनाता है और कुछ सोचता है और फिर कहता है ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया है। वो कहता है एम्पर और एथी वो तो ठीक रहेंगे, लेकिन ये कीरा इसको खतरा है, कितना अनोइंग है। और वो सोचता है लेकिन अभी के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। और वो कहता है हे और हाथ खड़ा करके कहता है सॉरी। वो बहुत कूल एक्ट कर रहा था। ओ लूकस कितने क्यूट हो तुम। और सब लोग उसकी तरफ देखते हैं सवालिया नज़रों से। और फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। एथी कहती है कि कोई रास्ता नहीं है कि हम इसको सील करने के बजाय इसकी सोल को मुक्त कर दें, लेकिन ये होगा कैसे? तो लूकस कहता है ऐसा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो एथी कहती है लेकिन अगर उसका मसला ख़त्म हो जाए तो फिर तो वो वापस चल जाएगी। लूकस कहता है इसका क्या मतलब हुआ? एथी कहती है शमन और तांत्रिक की तरह तुम ऐसा कर सकते हो। तो वो कहते हैं लेकिन ये होता कैसे है? एथी कहती है अगर वो जिस वजह से ईवल बना है, अगर हम उस वजह को ही ख़त्म कर दें तो शायद वो ठीक हो जाए। और वैसे भी वो तुम्हें बहुत ज़्यादा एडमायर और लाइक करता था, अगर तुम मेरे साथ भी ऐसा सलूक करते तो मैं भी ऐसी हो जाती। लूकस कहता है ये मेरी गलती क्यों है? वो ऐसा बन गया तो ये मेरी गलती क्यों है? तो एथी कहती है मुझे पहले ही पता था तुम ऐसे ही कहोगे। तो लूकस सोचता है हमने ये कन्वर्सेशन की थी। लूकस कहता है मैंने तुम पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी, हालांकि मुझे पता होता तुम इतने काबिल हो तो मैं तुम्हें अपना शागिर्द ज़रूर बनाता। और एथी वो पैनिक कर जाती है और एथी कहती है ये कर क्या रहा है? तो वो कहता है तुम इतने भी बुरे नहीं थे। लूकस पीछे मुँह करता है और एथी की तरफ बड़ी प्राउड नज़र से देखता है और कहता है हाँ मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। एथी कहती है इसका प्राउड एक्सप्रेशन क्यों है? तो लूकस कहता है इतने सालों बाद भी तुम एरोगेंट ही हो। और तब एथी उसको देखती है और फॉर्मर एम्परर को देखती है और वहाँ का माहौल पुरसुकून हो चुका था। और लूकस कहता है तुम कितनी देर तक इवल स्पिरिट बन के रहना चाहते हो और तुम इस मरती हुई बॉडी में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर सकूँगा और तुम खुद भी वर्ल्ड सेक्रेट ट्री तक जाकर खुद को प्योरीफाई कर सकते हो। हालांकि मुझे फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी। लूकस कहता है लेकिन अगर हम दोबारा अगली बार मिले तो मैं तुम्हें अपना शागिर्द लाजमी बनाऊंगा। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ओ लूकस कितने हैंडसम लग रहे हो तुम। लूकस कहता है पहले तुम बहुत ज़्यादा वीक थे, लेकिन तुम बुरे आदमी नहीं थे, लेकिन तुम खुद ही ये नहीं कर रहे है ना? तो वो कहता है क्यों? तुम ये क्यों कह रहे हो? तुम्हें पता है मैं कितने मुश्किल में था और मुझे लग रहा था मैं जहन्नम में हूँ। लूकस कहता है ये तो ऑब्सेस क्यों है मेरे साथ? मैंने ऐसा कुछ क्यों कहा था? और एथी कहती है अच्छा कर रहे हो तुम काम, इसको थोड़ा और परस्यूएट करो। तो लूकस कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा ताकि तुम्हें ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। और लूकस कहता है क्या मसला है, मुझे एक 100 साल के आदमी को ऐसे कन्फर्ट क्यों करना पड़ रहा है? और उसकी सोल उसकी बॉडी से निकलती है। एथी कहती है वाह ये तो काम कर गया। और लूकस कहता है ठीक है अब मैं तुम्हें सील कर दूंगा। और तब वो उसके हाथ से छूटता है और जेनेट की तरफ बढ़ता है और एम्परर वो एथी को थाम लेता है। एथी कहती है क्या अभी क्या हुआ? और जब वो देखती है तो कहती है लूकस ये हुआ क्या? लूकस कहता है उसने एक और बॉडी को पोजेस कर लिया। एथी कहती है जेनेट, और जेनेट दिखाई जाती है जिसकी बॉडी को उसने पोजेस किया हुआ था। और वो कहता है मैं तुम्हारी बातों में आ ही गया था, लेकिन अब ये पॉइंटलेस है, जो तुमने मेरे साथ किया मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। लूकस कहता है ये मेरी गलती क्यों थी? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मैंने बहुत सारे लोग को इग्नोर किया था, लेकिन उनमें से सिर्फ तुम ही इवल स्पिरिट बने हो। तो वो कहता है शट अप, जब से तुमने मुझे अबंडन किया है मेरा ये हाल हो गया है। तो एम्पर कहता है तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? लूकस कहता है बिल्कुल नहीं। एथी कहती है ये हो क्या रहा है? वो कहती है जेनेट। तो वो कहता है सिर्फ तुम्हारी वजह से, ये तुम्हारी गलती है, अगर तुम मुझे तब अपना शागिर्द बना लेते तो ये सब कुछ ना होता। और लूकस कहता है इसका शुरू से यही मकसद था कि वो उसकी बॉडी को हासिल कर ले। वैसे भी अगर ये बॉम्ब काम ना करता तो वो उसकी बॉडी को पोजेस करने वाला था। एथी कहती है लेकिन तुमने तो एक प्रोटेक्शन शील्ड लगाई थी है ना? तो वो कहता है हाँ, लेकिन वो इस कमीरा को मारने नहीं वाला, वो इसको ज़िंदा रखने वाला है ताकि इसकी बॉडी में खुद ज़िंदा रह सके। और इसका माना ये ख़त्म हो जाएगा तो ये भी मर जाएगी। एथी कहती है कि कोई रास्ता नहीं है? तो लूकस कहता है हाँ, तुम उसको बहुत ज़्यादा चेरिश करती हो ना, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उसको सील कर दूँ, उसको नुकसान पहुँचाए बगैर, और ये सब कुछ हम बाद में देख लेंगे। एथी कहती है क्या कोई रास्ता नहीं है? इस शैडो को जेनेट की बॉडी से निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं है? और ये ब्लैक मिस्ट ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरे अंकल के साथ भी थी? और लूकस कहता है इसको मैं अब सील करने वाला हूँ। एथी कहती है रुक जाओ, और वो स्टॉप हो जाता है। एथी कहती है क्या ये हो सकता है? और जेनेट उसकी आंखें दिखाई जाती हैं और उसके सामने वो कहता है प्रिंसेस तुम्हें मारना चाहती थी, वो एक मौके का इंतजार कर रही थी। जेनेट कहती है प्रिंसेस ऐसे इंसान नहीं है। तो उसका डैड कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है।
और एथी भाग के जेंट की तरफ जाती है और जाकर जेंट को गले लगा लेती है और कहती है लुकस। लुकस कहता है क्या ये काम कर गया? और वो सोल कहती है डैम इट। और क्लॉड का बड़ा भाई कहता है अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम मेरी तरफ वापस आ जाओ, अब हम दोनों इकट्ठे मरेंगे। तब क्लॉड उसकी तरफ आता है और कहता है क्या तुम दोबारा से मरना चाहते हो? और उसके आगे खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे लगता है मरना तुम्हारा एक शौक बन चुका है। और क्लॉड वो उसके सामने खड़ा था उसका मुहाफिज बनकर। ओ यार कितने क्यूट है ये ब्रदर्स। और एम्पर कहता है मेज उसको ख़त्म कर दो। लुकस कहता है हाँ बिल्कुल, मैं तो शौक से करूँगा। और लुकस उसकी सोल को कैप्चर करता है और उसको ख़त्म कर देता है और वो चीख रहा होता है लुकस। और लुकस कहता है अगर ये तुम्हारे लिए ना होता। और वो अपने हाथ झाड़ता है और कहता है ओहो ये कितना ऑब्सेस था मेरे साथ। और तब हमें बात का सीन दिखाया जाता है और एथी कहती है ये सब कुछ ख़त्म हो गया। और वो पूछती है क्या सब ठीक है? और जब वो देखती है तो क्लॉड और एम्पर इकट्ठे थे और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एथी कहती है ओह तो ये सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? और तब वहाँ एंट्री होती है हमारे फिलिक्स की जो बहुत ज़्यादा स्पाइयों के साथ था। एथी कहती है फिलिक्स। तो फिलिक्स कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा मैं देर से पहुंचा। तो क्लॉड कहता है कोई बात नहीं। और तब वो स्पाही वो आपस में बातें करते हैं क्या एम्पर ठीक है? और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन ये फॉर्मर एम्पर ये झुका हुआ क्यों है? और एथी कहती है मुझे पहले लगा था ये आवाज़ें पता नहीं कहाँ से आ रही है। और एम्पर कहता है यही है वो जिसने प्रिंसेस को और मुझे ख़त्म करने की कोशिश की, इसको अरेस्ट कर लो। और एथी कहती है उन्होंने जानबूझ के सिपाहियों को बुलाया ताकि उन्हें शो कर सकें कि वो ठीक हैं। और सब लोग बातें कर रहे थे। एथी कहती है इन्होंने खुद जानबूझ के सिपाहियों को बुलाया ताकि वो देख सके कि फॉर्मर एम्पर को अरेस्ट कर लिया गया है ताकि ग्राउंडलेस रूमर्स ख़त्म हो सके। सीन चेंज होता है और सब लोग एम्पर को ग्रीट कर रहे होते हैं और एम्पर वो फिर से सबके सामने था और सब लोग को पता चल गया था कि एम्पर अपने वेकेशन से वापस आ गए हैं। और सब लोग एम्पर से बातें कर रहे होते हैं। सब कहते हैं हमने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। और जैसे रूमर्स फैली थी वैसे ही एम्पर के ठीक होने की रूमर्स भी फैल गई। और एम्पर कहता है ये सब कुछ ऐसे ही होता है, जब तुम ताकतवर होते हो तो ये लोग तुम्हारे सामने आते हैं और जब तुम कमज़ोर होती हैं तो ये तुम्हारे गले तक पहुंच जाते हैं और जब तुम पावरफुल हो गए सिर्फ ये तुम्हारे साथ तब आएंगे। एथी कहती है जेनेट रोज़ाना अपने डैड से जेल में मिलने जाती है, लेकिन मैंने और डैड ने उससे कभी नहीं पूछा, शायद उनको अपना वक्त गुजारना होगा। और तब हमें क्लॉड का बड़ा भाई दिखाया जाता है एनास्थासियस डी एल्गरोबिलिया। यार ये तो जेल के यूनिफॉर्म में भी कितना क्यूट लग रहा है। और तब उसको सज़ा सुनाई जाती है कि उसने एम्पीरियल फैमिली को धमकाया और उनको ख़त्म करने की कोशिश की, इसलिए उसको मौत की सज़ा सुनाई जाती है। एथी कहती है उसको मौत की सज़ा सुनाई गई, लेकिन इस सब की असल वजह उसको तो पहले लुकस ने ख़त्म कर दिया। जज कहती है लॉ के मुताबिक इसको 3 दिनों में मार दिया जाएगा, लेकिन इसकी बेटी जेनेट डी एल्गरोबिलिया वो गिल्टी साबित नहीं हुई, लेकिन उसको बख्श दिया जाएगा। और ड्यूक एल्फियस उनको उनकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा क्योंकि वो ब्रेन वॉश हुए थे और उनकी जगह उनके बेटे को ड्यूक बनाया जाएगा। और ड्यूक जेनेट और इकाइल से मिलता है, उनको गले लगा लेता है और ड्यूक कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम दोनों ठीक हो। और एथी कहती है इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। और ठीक 3 दिन बाद रात के वक्त और तब हमें सीन दिखाया जाता है फॉर्मर एम्पर उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई और फॉर्मर एम्पर का काम भी तमाम हो गया। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।